हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। तो हेडिंग डालो। अब सबसे पहले देखो, ये हमारा नाभिक होता है ना। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इसके चारों ओर हमारे क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। है ना। ये हमारा कोई ऑर्बिट है, तो इसमें बोला जाता है कि मतलब नाभिक जो होता है, नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं किस बल के कारण घूमते हैं? तो किस बल के कारण घूमते हैं? अभिकेंद्र बल के कारण। किस बल के कारण? लिख लो। इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्र बल के कारण चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चीज जो बनी हुई है इसको कहते क्या है? कक्षक। क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑर्बिट। ठीक। और अगर पूछी जाए इसके बीच की त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या कितनी बताई थी? त्रिज्या कितनी बताई थी? 10⁻⁻15 बताया था। अरे ये चैप्टर चल रहा है, शुरू में ही बताया था। जब हम वो पढ़ा रहे थे कूलाम के नियम में, ऐसे बताया था कि इसके बीच की कितनी होती है। भूल गए? ठीक, इतना नोट करो। हो गया। अब अगर पूछा जाए कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 2n²। ठीक। अब देखो, हमारी ये कोई कक्षा है, ठीक। सबसे पहले ये एक है ना, ये दो है, ये तीन है, और ये चार है। ठीक। अगर इसको बोले यानी कि ये KLMN है ना, पहली कक्षा KLMN। ठीक। अब देखो, अगर मान लिया के की बात की जाए, ठीक, के की बात की जाए, n बराबर हमने 1 रखा, क्योंकि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो अगर यहाँ पे 1 रखोगे कितना आएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कितना? 2। अगर n बराबर 1 रखे तो कितना आया? 2। ठीक। फिर उसके बाद में क्या है? l है ना। l यानी हम दूसरी कक्षा पे गए, तो यानी n बराबर 2। अगर n बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 8 है ना, 8। फिर m यहाँ पे n बराबर अगर 3 रखोगे तो कितना आएगा? 18। फिर
n बराबर 4 रखोगे तो 32। 32। ये चीज समझ में आई? यानी कि ये हमारा सबसे मेन फार्मूला है ना। यहाँ पे जितनी ही कक्षा होंगी वो हमारी क्या होंगी, 2n स्क्वायर। और क्या होगा, और क्या होगा, अगर कोई भी कक्षा होगी, है ना, किसी भी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन अगर 8 हो गए, ठीक, अगर मान लिया कोई कक्षा है, अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके बाद एक ऑटोमेटिक अपनी एक नई कक्षा बन जाएगी, ठीक। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा 8 होगा, है ना, तो जो कक्षा होगी उसके बाद में नई कक्षा ऑटोमेटिक बन जाती है, ठीक। ये चीज लिख लो, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होने पर वह नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। हो गया? हो गया। अगला पॉइंट लिखो। अब अच्छा ये चीज देखो, इलेक्ट्रॉन जो हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे किस तरह घूम रहे हैं, एक दीर्घवृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं कि नहीं, है ना। लेकिन एक चीज ये भी है कि इलेक्ट्रॉन की जो दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमेंगे, लेकिन इनकी दिशा दोनों तरफ हो सकती है, या फिर वो क्लॉकवाइज घूमे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इनकी दिशा क्या होगी, दोनों तरफ, या फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ ये घूम सकते हैं, ठीक। तो पॉइंट लिखना है, लिख लो। इलेक्ट्रॉन दीर्घ पथ में चक्कर लगाते हैं या दोनों दिशा में घूम सकते हैं। कपड़ा कहाँ गया, देखो इधर कपड़ा अलमारी में। हो गया? समझ में आया स्ट्रक्चर? इसको इंग्लिश में कब क्या बोलते हैं, परमाणु संरचना को जो हेडिंग डलवाई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ना मालूम हो तो लिख लो। अब देखो हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और क्या पढ़ा, न्यूट्रॉन, है ना। तो कॉलम बना के लिख लो, चाहे जैसे लिख लो। लिखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। अगर खोज करी जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, देखो देखो ट्रिक देखो, ईंट पर
नाच। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? थॉमसन। किसने किया? खोज किसने की? थॉमसन। लिखो, जे थॉमसन। थॉमसन। थॉमसन या थॉमसन दोनों, किसी में थॉमसन लिखा हो, किसी में थॉमसन लिखा होगा। और फिर फोटान का मतलब, फोटान का मतलब, फोटान यानी रा का मतलब रदरफोर्ड, है ना। और न्यूट्रॉन का मतलब न्यूटन। चैडविक। ठीक, ये तो हो गई खोज, है ना। अब इस पे देखो चार्ज क्या होता है। चार्ज देखो तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, क्या बताया था? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 किसमें होता है? कूलाम में। ठीक। प्रोटॉन कितना होता है? ये प्लस में होगा, 1 है ना, ये भी कूलाम में। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? ये तो हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है? उदासीन। ठीक, साड़ी बनाते जाओ, लिखते जाओ। और इसमें क्या देख पूछा जाता है? द्रव्यमान अगर पूछा जाए, है ना, द्रव्यमान तो कितना होगा? 9.02 और कितना? 9.02 इंटू 10⁻⁻31, है ना। अब ये किसमें होगा द्रव्यमान? द्रव्यमान को किसमें व्यक्त करते हैं? हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा? यूनिट और डायमेंशन। उसमें बताया था भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। ठीक। अब उसके बाद में प्रोटॉन, प्रोटॉन में कितना होगा? 1.6 और कितना? इंटू कितना? 10⁻⁻27। और इसमें भी लगभग इसी के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻। नोट कर लो इतना। हो गया? ठीक। और इसमें इसमें और किसी किसी बुक में मतलब एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, जैसे ये 1.6 करके है, तो किसी में 3 पॉइंट तक बढ़ा दिया है, किसी में 2 पॉइंट तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो भी लिखा दें क्या? लिखो, इसमें किसी भी बुक में दिया होगा 1.676 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, यानी कि अधिकतर हम किससे 1 पॉइंट तक लेते हैं। ठीक, ठीक। किसी किसी बुक में कितना दिया है? 1.673। और इसमें कितना दिया है? 1.676।
ठीक, लेकिन ये यहाँ तक अधिकतर बुक में यही दिया हुआ है। ठीक, तो आप चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, हमेशा 2 पॉइंट तक लिया जाता है, चाहे इसको याद कर लो चाहे उसको याद कर लो। ठीक, सिर्फ ये थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो बन गई साड़ी। चलो आगे देखते हैं फिर। अगला देखो, अगला एक होता है हमारा परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? हेडिंग करो परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। ये फार्मूला है, परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, यानी कि अगर मान लिया कोई सवाल दिया हुआ है। ठीक, ठीक, जैसे एक सवाल लिखो, मान लिया दिया हुआ है प्रोटॉनों की संख्या 10 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। ठीक, और हमें परमाणु भार निकालना है ना? तो परमाणु भार हमारा क्या हो जाएगा? 30। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि 30, है ना? तो ये फार्मूला नोट कर लो। और परमाणु भार को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। ठीक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही होती हैं। अब हेडिंग करो चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक, अचालक और अर्धचालक। अब बताओ चालक क्या होते हैं? चालक क्या होते हैं? चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। क्या होते हैं? चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। अचालक क्या होते हैं? अचालक क्या होते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो। ठीक, जैसे लकड़ी, कागज, ये सब क्या है? अचालक हैं। ठीक, अर्धचालक क्या होते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो, पर अगर कोई हम इसमें अशुद्ध मिला दें तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, वो हमारे क्या कहलाएंगे? तो डिफिनेशन लिखो। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो, वो क्या कहलाएंगे? चालक। और इसमें क्या बोला? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो। ठीक, इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे क्या होगा? हमारा कॉपर है, चांदी है, एल्युमिनियम है ना? चांदी, तांबा,
और क्या, एल्युमिनियम। इसमें क्या होगा, लकड़ी, कागज, है ना। और क्या होगा, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, कांच, ये सब क्या है, अचानक। अचालक। अब अर्धचालक में हमने क्या बोला, अर्धचालक में क्या बोला, इसमें सामान्य परिस्थिति में तो धारा का प्रवाह नहीं होता है ना, लेकिन अगर हम ताप बढ़ा दें या फिर इसमें कोई अशुद्धि मिला दें तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये हमारी क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक। तो डिफिनेशन लिख लो इसकी। ठीक, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब अगर इसमें पूछा जाए, ठीक, हमने कक्षक बताए थे, है ना, तो अगर पूछा जाए तो इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक, दो, तीन, है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने होंगे, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक, दो, तीन, ठीक, हो सकते हैं। अब इसमें अचालक में, इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8, ठीक। और इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 4। अब जैसे जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम की कितना होता है, 32 होता है ना, 32 होता है कि नहीं। और सिलिकॉन का कितना होता है, 14, है ना। तो हमने क्या बताया था फार्मूला, पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये बताया था KLMN बताया था। तो इसमें पहले में कितने थे, 2, दूसरे में 3 थे, 2, 8, फिर कितने थे, 18, फिर कितने थे, यही तो था। तो अब देखो, पहली कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2, दूसरी कक्षा में
8। 8। और तीसरी कक्षा में 18, है ना। अब देखो चौथी कक्षा में 32 होंगे, लेकिन क्या यहाँ पे 32 बचेंगे? देखो यहाँ पे कितने बचे? 10 ये हो गए। 8 2 10 10 और 18, 38। 10 और 18 10 18 28। 28। कितने बचे? 4। हम्म, तो 4 बचे। तो ये देखो 4। और यही चीज लिखी हुई है, बाय कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। है ना। इसमें देखो 14 है, पहले 2, फिर 8, कितना हो गया? 10। फिर उसके बाद 4। ये चीज समझ में आई कि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। ऐसे इसमें बाह्य कक्षा में कितने आएंगे? 8। इसमें बाह्य कक्षा में या फिर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ये 4 होगा, है ना। ठीक, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ना आई तो दोबारा फिर पूछो, हम बताएंगे। आगे नोट कर लो। हो गया। तो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हो जाए डिवीजन में। जैसे हमने बताया था, ये हमारा नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये बताओ, नाभिक की खोज किसने की? जो हमने नाभिक तो बना लिया, नाभिक की खोज किसने की? किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने की? इसमें सन 1911 में। ठीक, तो ये जो पॉइंट अगर आते नहीं है तो उनको लिख लिया करो। अब प्रोटॉन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना, वो किस आकार में घूमते हैं? शक्तिमान देखा है? शक्तिमान उसमें कैसे बन के आता था? ऐसे ऐसे ऐसे, ये आता था बन के। तो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं इस आकृति में घूमते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। लिख लो। हो गया। अब परमाणु कैसे होते हैं? परमाणु जो होते हैं, एक पॉइंट और लिख लो, परमाणु जो होते हैं विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु जो होते हैं विद्युत रूप से उदासीन होते हैं।
तो ये हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। इसमें अब कोई किसी को डाउट हो तो आप पूछ लो। है कोई डाउट? समस्थानिक संभावित दो। समस्थानिक, समस्थानिक हमने क्या बताया था? समस्थानिक की डेफिनेशन क्या लिखाई थी? जिनके परमाणु संख्या समान हो, है ना? परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। भिन्न भिन्न हो तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक। अब जैसे हाइड्रोजन होता है ना? हाइड्रोजन का क्या क्या है? 1H1 है ना? समझ में आया? ठीक। तो इसमें कुछ अलग अलग है? सब कुछ तो समान है। अब ये आता किस पे है? हाइड्रोजन किस पे आता है? किस नंबर पे आता है? एक आती है केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी। ठीक, उसको याद कर लो। उसमें ये आपके सारे परमाणु क्रमांक वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो हमको बताना, बुक में बता देंगे। ठीक। अब मेंडेलीव जैसे आती है, तो मेंडेलीव की सारणी किसने बनाई? जो आवर्त सारणी है वो किसने बनाई? मेंडेलीव ने। तो मेंडेलीव ने आवर्त सारणी जो बनाई, उन्हीं के नाम पे तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी बोलते हैं, है ना? उसमें सब कुछ दिया है। 1 पे हाइड्रोजन है, 2 पे हीलियम है, 3 पे सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक, उसको नोट कर लो। उसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्याएं सारी दी हुई हैं। ठीक। अगर अगर नहीं अगर मिलता है तो आप बताना, हम पूरी पीरियोडिक टेबल बनवा देंगे। ठीक। और कोई डाउट? ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगला देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।